नमस्कार। इस बुलेटिन की शुरुआत हम एक बेहद दुखद खबर के साथ कर रहे हैं। जाने माने पत्रकार विनोद दुआ अब नहीं रहे हैं। उनकी उम्र 67 साल की थी और उन्होंने आखिरी सांस ली है। उनकी बेटी मल्लिका दुआ ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट के जरिए ये जानकारी सबके साथ साझा की है। एनडीटीवी से विनोद दुआ का बहुत पुराना रिश्ता रहा है। वो एनडीटीवी पर कई अहम कार्यक्रम कर चुके हैं। उन्होंने खबरदार इंडिया नाम का एक कार्यक्रम किया था जिसमें वो पत्रकारिता के कई नए आयाम उन्होंने उसके जरिए तय किए थे। विनोद दुआ लाइव एक कार्यक्रम उन्होंने किया था जिससे आम जन जन तक उनको लोग पहचानते थे और उसके अलावा उनकी जो पर्सनालिटी थी, उनका जो व्यक्तित्व था, उसमें कहीं ना कहीं खाने का शौक, अच्छी चीजों का शौक उनके अंदर हमेशा से रहा था और जायका इंडिया का उनका एक कार्यक्रम था जो बहुत चर्चित रहा। हमारे साथ हमारे सहयोगी रवीश कुमार जुड़ गए हैं। रवीश, एनडीटीवी का हर एक शख्स, उसके लिए आज ये एक बड़ा धक्के का वक्त है। पत्रकारिता के लिए एक बहुत दुखद वक्त है, परिवार के लिए एक दुखद वक्त है, लेकिन उनको आप किस तरह से याद करते हैं विनोद दुआ, क्योंकि लंबे वक्त तक वो हमारे सहयोगी रहे? अंजलि, ये सचमुच एक ऐसी सूचना है जिसके लिए पिछले कुछ दिनों से ऐसा एहसास हो रहा था कि हमें तैयार कराया जा रहा था, लेकिन फिर भी इसे स्वीकार करते हुए थोड़ी असहजता हो रही है कि विनोद दुआ नहीं है। वो अपने परिवार के बेहद करीबी लोगों के बीच नहीं है और उससे कहीं ज्यादा असंख्य दर्शकों के बीच अब वो नहीं है, जिनके साथ वो एक लंबे अरसे तक दर्शकों की पूरी पीढ़ी तैयार हुई है। और वो हर टेलीविजन के हर दर्शक में, जो भी आज टीवी देख रहे हैं और जिन्होंने टेलीविजन में बहुत लंबे समय तक बदलाव देखा है, टेलीविजन की यात्राएं देखी हैं, उन सब में विनोद दुआ हैं। उनकी स्मृतियों में एक घर विनोद दुआ का भी है कि टेलीविजन कभी ऐसा होता था और विनोद दुआ इस तरह से करते थे। एक बेहतरीन टेलीविजन करने की वो गाइडलाइन थे, मैनुअल बुक थे कि टेलीविजन इस तरह से किया जाना चाहिए। और वो प्रथम पीढ़ी के, प्रथम श्रेणी के प्रस्तुताओं में से हैं जिन्होंने सब कुछ अपनी तरफ से बनाया और कैसे बोला जाना चाहिए, अंदाज क्या होना चाहिए, भाव क्या होना चाहिए। हम सब की स्मृतियों में तो वो हैं ही कि किस तरह से जब भी वो दफ्तर में आए हमेशा कुछ गुनगुनाते हुए आए और हमेशा कुछ ऐसा लगता था कि उनके चेहरे पे आज कोई लाइन तैर रही है जिससे वो किसी को आज वो क्लास लेने वाले हैं। और वो अपनी बात कहने में या खिंचाई में किसी तरह की मुरव्वत तो करते नहीं थे, लेकिन उसके पहले वो बहुत ही बेफिक्र अंदाज में आते थे कि जैसे ये तो हम सबका काम है और यही हम करने के लिए इस पेशे में आए हैं। और कहते भी थे कि अगर नहीं तो बहुत हजार पेशे हैं और हजार तरीके से उसमें कामयाब हुआ जा सकता है, लेकिन इस लाइन में होने का एक ही तरीका है कि आप बेमुरव्वत तरीके से अपनी बात किसी के सामने कह दें। तो हम जो टेलीविजन में सवाल पूछते हैं, उसके लिए जो दावेदारी करते हैं, उसकी बुनियाद तो उन्होंने रखी थी और बताया था कि बिल्कुल आमने सामने बैठकर एक शिष्ट अंदाज में वो इस बात पे बहुत जोर देते थे कि आप सवाल पूछ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप तलवार लेके किसी पे हावी हो जाएं, बल्कि बेहद शिष्ट अंदाज में किस तरह से सख्त हुआ जा सकता है और पूछा जा सकता है। पूछने वाले को परेशान भी किया जा सकता है, उसके पसीने आ सकते हैं। इसकी बुनियाद, इसका मैनुअल उन्होंने तैयार किया। ये और बात है कि आज उनके ही सामने टेलीविजन वैसा नहीं है जैसा जिसकी बुनियाद उन्होंने रखी थी। और अब जो एंकर कहलाते हैं वो किसी और तरह के विशेषणों से नवाजे जाते हैं, लेकिन
विनोद दुआ की जो विरासत है टीवी में, वो हमेशा हर खराब दिनों में एक दिए की तरह लोग उसकी तरफ देख सकते हैं कि हाँ, किसी ने अपनी जिंदगी में ऐसा किया है। और हम सब की कितनी ही यादें हैं कि सुबह जब गुड मॉर्निंग इंडिया में उनका दफ्तर आना होता था, 3 बजे सुबह उठकर वो आते थे, तब भी कुछ गुनगुनाते हुए आते थे और हमेशा फ्रेश लगता था कि हाँ, मतलब उनको अपने काम में कितना मजा आ रहा है। हर दिन वो एक नए दिन की तरह आया करते थे और लिखना, शब्दों पे पकड़ और शब्दों को किस तरह से बोला जा रहा है, ये चलते फिरते सिखा दिया करते थे। और उनकी स्मृति तो मतलब कई बार मुझे लगता था कि ये वास्तविक नहीं है, इतना कैसे उन्हें सब कुछ याद रह सकता है और ये संभव नहीं है। तो मैं अक्सर पूछा करता था कि आप जरूर आज कहीं से रेफरेंस देख कर आ रहे हैं, एकदम से इतना सारा कुछ आपको कैसे याद है? तो उनको याद रहता था और कई तरह की परंपराओं में वो बसे थे। एक जैसे कई बार लोग हल्के अंदाज में कह देते हैं कि ओल्ड स्कूल के व्यक्ति थे, वो बिल्कुल ओल्ड स्कूल के नहीं थे। उनका स्कूल हमेशा ही प्रासंगिक रहा, रेलेवेंट रहा, नया रहा और जिंदगी जीते हुए मुश्किल काम करने की कला उनके पास तो थी ही। और आप देख लीजिए कि उनके कार्यक्रम के नाम भी उनके तेवर से मैच करते थे। खबरदार, यहाँ जो एनडीटीवी इंडिया का उनका कार्यक्रम था, या फिर जो जनवाणी जो उन्होंने रखा था नाम, तो उसमें पहली बार ऑडियंस के सामने बैठकर नेताओं से सवाल पूछना, मंत्रियों से सवाल पूछना, और बहुत ही अच्छी भाषा के धनी थे। मतलब उनकी अंग्रेजी एक क्लास थी और हिंदी और उर्दू और पंजाबी, इन तीनों की पकड़ तो खैर उस पे अलग से बात की जा सकती है। मतलब उनका वो नहीं है। आज ये उनके बारे में बात करते हुए कई बार हम भूल सकते हैं कि वो नहीं है, क्योंकि वो इस तरह से अपनी विधा में रचे बसे हैं कि उनके नहीं होने पे भी आप बात करें तो ऐसा लगता है कि वो हैं और उनके सामने ये सारी बातें कही जा रही हैं। कितना मुश्किल साल बीता है उनके लिए ये। उनके जीवन साथी जिनके साथ मिलके न जाने कितनी महफिलों को दोनों ने आबाद किया, कितना अच्छा रिश्ता था दोनों का। उनके जाने के बाद मुझे लगता है कि वो उस सदमे से नहीं उबर पाए, बीमारी से नहीं उबर पाए, और तो उस पक्ष को हम समझ सकते हैं। लेकिन अब वो नहीं है तो उनकी जो इस पेशे में रहकर जिस बेबाकपन से वो इस पेशे को निभा गए हैं, ये बड़ी बात है कि हमेशा उनकी गर्दन थोड़ी ऊंची रहती थी और कि कॉलर थोड़ा सा अप रहता था कि हम जो कर रहे हैं वो सही है। और उसमें एक तरह की शेखी भी थी, शोखियां भी थी। और उनके आप जायका इंडिया देखिए कि वो खुद अच्छा खाना बनाते थे इन सब के बीच में, और भारत के अलग अलग इलाकों में जाकर उनके भोजनों पर बात करना और दर्शकों के सामने उस अधिकार के साथ पेश करना। और उन्हीं इलाकों में, जिन इलाकों में उन्होंने राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए, चुनावी कार्यक्रमों के लिए, पत्रकारिता की जरूरतों के लिए यात्राएं की, पूरा देश घूमा हुआ है उनका। इतनी यात्राएं तो हमने नहीं की, और देश के हर कोने में गए अपनी जिंदगी में, और पूरा हिंदुस्तान जिसको नाप कर, कई बार नापा होगा उन्होंने, कई बार दक्षिण गए होंगे, कई बार पूरब की तरफ गए होंगे, कई बार पश्चिम की तरफ गए होंगे। तो विनोद दुआ की एक और पहचान है जिससे मैं बात करना चाहता हूँ कि वो दिल्ली के पुराने चेहरों में से एक हैं, जिनकी वजह से जिनमें दिल्ली झलकती थी, और जिन्हें आप कह सकते थे कि ये दिल्ली वाला है।
और क्योंकि यहाँ की चीजों के बारे में, हर तरह की चीजों के बारे में उनकी स्मृतियां, उनकी किस्से इतने ज्यादा हैं कि ऐसा लगता था कि वो अपने साथ एक पूरी दिल्ली लेकर चल रहे हैं। और उस अधिकार से कहते भी थे वो, दिल्ली के भौगोलिक इलाकों के बारे में बात करते हुए, तो ऐसा उनका हाव भाव हो जाता था कि जैसे एक हिस्सा उनकी दाहिने हाथ की तरफ है, एक बाएं हाथ की तरफ है, और वो उंगलियां रखकर बता रहे हैं जैसे किसी नक्शे के सामने खड़े हों। और आप पत्रकारों की पीढ़ी देख लीजिए, मनोरंजन भारती, विजय त्रिवेदी, न जाने कितने लोग, प्रीतपाल कौर, परख से ट्रेन होते हैं, वो फिर बीबीसी में जाते हैं, वो दूसरे और अन्य चैनलों में जाते हैं। और एक तरह से उन्होंने एक हिंदी के पत्रकारों को साहस की एक भाषा दी, शालीनता के साथ, कि वो उस बात के बड़े ही वो एक रक्षक थे कि आप शालीनता कभी न तोड़ें और उस दायरे में रहें। बाकी आपके सवाल से किसी को तकलीफ होती है तो उस तकलीफ पर विचार करना आपका काम नहीं है, आपका काम किसी को खुश करना नहीं है। तो वो एक विनोद दुआ थे जो अपने आप में इस माध्यम के लिहाज से अगर आप उनको देखिए अंजलि, कि मीडियम और विनोद दुआ के बारे में सोचें तो वो एक पूरी किताब के रूप में ढल जाते हैं। मतलब हर चीज, कैमरे के सामने मुड़ जाना, कैमरे के सामने आप उनके पुराने वीडियो को निकाल कर देखिए, उनके आंखों की जो गतिविधियां हैं वो सब कैमरे को चकमा देती हैं और वो दर्शकों से जाकर सीधे मिल जाती हैं, और जो देख रहा है उसे एक तरह से उसमें कौतूहल पैदा कर देती है कि ये विनोद दुआ है। अभी वो कुछ कहना चाह रहे थे, वो रुक गए और अब इस मौके पर वो कह गए कुछ। इतना प्रत्युत्पन्न मतित्व, प्रेजेंस ऑफ माइंड उनका रहा है बोलने के लिहाज से और शब्दों के चयन के लिहाज से। बिल्कुल वो टेलीविजन की जो एक इकोनॉमी होती है उसके हिसाब से, उस स्पेस के हिसाब से विनोद दुआ लाजवाब थे। और उन्होंने अपने जीवन में हमेशा हिंदी को और उस हिंदी में की जाने वाली पत्रकारिता को एक नॉलेज के स्तर पर रखा ही, और सबके सामने वो उस अधिकार के साथ पेश होते रहे। तो इसलिए उन्होंने बहुत लोगों को प्रेरित किया। हालांकि आज के टेलीविजन में अगर आप देखें जिस तरह से टेलीविजन किया जाता है उसमें विनोद दुआ के अंश नहीं, लेकिन वो सब लोग ये मानने वाले जरूर होंगे कि विनोद दुआ अगर बेहतर कोई वक्त है टेलीविजन का या बेहतर कोई शख्स है तो उसकी मिसाल वो विनोद दुआ से जरूर देना चाहेंगे। वो लोग भी जो टेलीविजन में खराब करते हैं, जिन्होंने इस टेलीविजन मीडियम को खराब किया, तो विनोद दुआ के पास मीडियम की एक भाषा थी, तहजीब थी, और उस मीडियम का इस्तेमाल आम से आम लोगों तक पहुंचना, वो सिर्फ एक जर्नलिस्ट के सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट की बात नहीं करते थे। वो अपने पूछने के अंदाज से देखने वाले को एम्पावर करते थे कि आप भी इस तरह से अपने नेताओं से हिसाब किताब ले सकते हैं। तो ये थे विनोद दुआ। और जी बिल्कुल, मुझे मालूम नहीं कि कहाँ रुकना चाहिए और कब तक बोलना चाहिए। सचमुच हम सब के लिए जी रवीश, ये वक्त वाकई में खास तौर पे हम लोगों के लिए जो एनडीटीवी में काम करते हैं, उनके साथ काम कर चुके हैं, उनके लिए मुश्किल वक्त है। हमारे साथ आपने, क्योंकि मनोरंजन भारती का भी नाम लिया था जो उनके साथ काम करते थे और एक तरह से उसी स्कूल ऑफ थॉट की ट्रेनिंग लेके पत्रकारिता में उन्होंने भी अपनी जगह बनाई। मनोरंजन भारती हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोरंजन, आपने उनके साथ लंबे वक्त तक काम किया, अलग अलग पड़ाव में काम किया। एनडीटीवी के साथ उनका एसोसिएशन आपने कैसे देखा और पत्रकार कैसे थे ये तो हमें रवीश ने बताया ही, लेकिन वो शख्स कैसे थे? उनको जो जायका इंडिया का करते हुए देखे और वो ये जाने कि पॉलिटिकल रिपोर्टिंग भी वो उससे उतनी ही सटीक करते हैं, वो किस तरीके से बैलेंस बनाते थे? अंजलि, मैं बताऊं कि जब मैं आईएमसी से पास आउट हुआ और 94 की बात थी, और उसके बाद जब मैं सोच के आया था जर्नलिज्म किया, और उसके बाद जब हिंदी जर्नलिज्म से पढ़ के मैं निकला तो मुझे
एक ही मेरा सपना था कि मैं विनोद दुआ के पास जाऊं, और और एक ऐसा मौका आया कि उस वक्त एक आपका नाम की कंपनी बनी थी, वो एक प्रोग्राम बना रहे थे। बाद में मैंने विनोद दुआ को ज्वाइन किया और वो परख को ज्वाइन किया, और मैंने उनके साथ 96 तक एनडीटीवी ज्वाइन करने तक उनके साथ काम किया। वो 2 साल जो मेरे जिंदगी के बेहतरीन 2 साल थे। एक बच्चे की तरह मैं उनके पास गया, और एकाएक मुझे याद है कि उन्होंने मुझे एक टाटा पे स्टोरी करने के लिए दे दिया था, और टाटा पे जब मैं स्टोरी करके आया तो चूंकि वो परख जो है वो दूरदर्शन पे जाता था, उन्होंने बोला कि नहीं ये प्रोग्राम तो जा नहीं सकता क्योंकि इसमें ढेर सारी ऐसी चीजें। विनोद दुआ ने कहा कि नहीं ये प्रोग्राम जाएगा। उन्होंने देखा, उन्होंने काट छांट करी थोड़ी, और वो प्रोग्राम टेलीकास्ट हुआ। तो वो एक ही बात जो वो उन्होंने सीख दी थी, बाबा जो नाम मेरा लोग लेते हैं, उन्होंने ही मुझे बब्बे बोलते थे। वो दाढ़ी उड़ी होती थी मेरी, पहले कुर्ता उर्ता पहनता था। तो उन्होंने एक ही चीज कही कि देखो जब लाइट और कैमरा ऑन हो जाए तो तुम सवाल पूछने से घबराना मत। जो भी तुम्हारे दिमाग में आए, जो भी तुमको अच्छा लगे सवाल, वो पूछना है, लेकिन सवाल पूछना है, शालीनता से चिल्लाना नहीं है। तो ये एक बड़ी सीख उनकी जो जीवन में आज तक मैं अपने पास लेके रखा हूं कि मैं कभी उत्तेजित नहीं होता कोई सवाल पूछने में। जो भी सवाल पूछना होता है वो पूछते हैं। वही स्कूल जो है, जो विनोद दुआ का स्कूल जिसकी बात रवीश कर रहे थे, चाहे जो एनडीटीवी का स्कूल है, वो भी वो सेम है। तो एक बहुत यादें हैं। उनके घर जाते थे, खाने के बड़े शौकीन थे, खाना भी बनाते थे। वीकली जब परख का टेप चला जाता था, क्योंकि वो वीकली प्रोग्राम होता था, तो उसके बाद हम वो बोलते थे आ जाओ, और उस वक्त हम लोग बैचलर होते थे, तो चलो। तो ढेर सारी चीजें याद है। बच्चे भी उनके छोटे होते थे। तो बहुत आज दुख हो रहा है, मतलब इस बात को लेकर के। हालांकि लग रहा था कि शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन एक अपने आप में स्कूल थे, और उसी स्कूल से ग्रेजुएट होके मुझे खुशी हो रही है और बड़ा फक्र हो रहा है कि मैं विनोद दुआ साहब के साथ काम किया, और जो उन्होंने जो एक लेगेसी छोड़ी है, मैं उम्मीद करता हूं कि आगे उनको यदि ले जाऊं तो मैं अपने आप को बेहतर इंसान समझूं। बिल्कुल, और बहुत बड़ा आज धक्का लगा है पत्रकारिता को। ये बहुत दुख की बात है जो खबर ये आ रही है। विनोद दुआ हमारे लंबे वक्त तक कॉलीग रहे, एक मशहूर पत्रकार हैं, एक ऐसे पत्रकार जो आखिरी वक्त तक पत्रकारिता को खड़ा रखने के लिए अदालत तक में लड़ाई लड़ते रहे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। जाने माने पत्रकार विनोद दुआ का निधन हो गया है। 67 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली है। उनकी पहचान एक निडर पत्रकार की रही और सख्त सवाल पूछने के लिए वो हमेशा जाने जाते रहे। एनडीटीवी से उनका पुराना वास्ता रहा। चुनावी विश्लेषण को भी उन्होंने नए तेवर दिए थे। Tonight and over the next few days, my colleague Vinod Dua and I, along with reporters from all over the country, इन मतगणनाओं की सबसे बड़ी विशेषता इस दफे ये है कि मतगणना जो है वो एक नए तरीके से हो रही है। आज के इस बुलेटिन के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं कि मध्य प्रदेश में मतगणना का काम जारी है। are you satisfied with the powers of the Chief Minister of Delhi? भारतीय राजनीति उसी दिशा में जा रही है जहां पर 1989 में जाना शुरू हुई थी, या अभी बहुत जल्दी है ये कहना। The Prime Minister was the Congress's star campaigner. So what will a landslide defeat mean for him? इन चुनावों में जो स्मूथ चुनाव रहे हैं, हिंसा की घटनाएं कम हुई हैं, इसका सेहरा आपके सर पर जा रहा है। तो क्या व्यक्ति महत्वपूर्ण है या सिस्टम महत्वपूर्ण है? तो इन चुनावों को आपने स्टैगर किया है, विभाजित किया है, तो क्या देश पीछे गया है या इसके पीछे आपकी सोच क्या है? ये सधी हुई आवाज अब आप दोबारा नहीं सुन पाएंगे। विश्वास के साथ ये कहा जा सकता है कि तेलुगु देशम 220 से 240 स्थानों पर विजयी रहेगी और कांग्रेस 80 और 90 के दशक में भारतीय दर्शकों ने दूरदर्शन पर सुनी ये आवाज चुनाव चर्चा के दौरान। उस दौर में एक बड़ी पहचान के साथ उभरे विनोद दुआ ने आज 67 साल की उम्र में अपनी आखिरी सांस ली। लोगों को याद आया वो दौर जब वो कई दिन दूरदर्शन पर चुनाव चर्चा किया करते थे। उन्होंने चुनावी विश्लेषण को नए तेवर दिए। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की हैसियत से इसी दौर में विनोद दुआ ने जनवाणी जैसे कार्यक्रम की मार्फत एक सहमे हुए दूरदर्शन को पहली बार
नेताओं और मंत्रियों से सख्त सवाल पूछने का सलीका सिखाया था। तब ये कल्पना मुश्किल थी कि एक सरकारी माध्यम में कोई पत्रकार मंत्री से ऐसे तीखे सवाल पूछ सकता है। शेषन साहब, जो चुनाव के जो कानून हैं उसके मुताबिक जितना खर्च करना चाहिए एक प्रत्याशी को, आपके मुख्य चुनाव आयुक्त होने के बावजूद उससे अधिक खर्च हुआ है, ऐसा क्यों? विनोद दुआ लेकिन खुद को पत्रकार नहीं ब्रॉडकास्टर कहना पसंद करते थे। राजनीति की बारीक समझ के बावजूद उनका मन कला, संस्कृति, संगीत और रंगमंच में रमता था। बाद में दूरदर्शन पर परख के नाम से उन्होंने जो सांस्कृतिक कार्यक्रम किए वो अपने आप में मील का पत्थर रहे। कम ही लोगों को मालूम है कि वो गाते बहुत अच्छा थे और रंगमंच पर भी उन्होंने कई बरस गुजारे। नमस्कार, कार्यक्रम खबरदार में आपका स्वागत है। एनडीटीवी से विनोद दुआ का वास्ता लगातार बना रहा। एनडीटीवी इंडिया पर उन्होंने खबरदार इंडिया और विनोद दुआ लाइव जैसे स्तरीय कार्यक्रम किए। नमस्कार। चुनावी चर्चाओं में भी लगातार शामिल रहे। हम बेंगलोर एक्सप्रेस में बैठकर कर्नाटका की तरफ जा रहे हैं। आज रात को हम बेंगलोर पहुंचेंगे। वहां जानने की कोशिश करेंगे कि जो 28 सीटों पर चुनाव होने हैं लोकसभा की, उसके लिए चुनाव का माहौल क्या बन रहा है, लोगों की सामूहिक सोच क्या है। बर्टोल्ट ब्रेख्ट के नाटक का एक डायलॉग है, जनता ने सरकार का भरोसा खो दिया है। हिंदी टेलीविजन की लगातार बिगड़ती लड़खड़ाती जुबान के बीच उनकी सधी हुई भाषा अपने आप में एक करिश्मा लगती थी। शब्दों पर उनका अधिकार अचूक था और उनका बिल्कुल साफ सुथरा उच्चारण जैसे उनमें अतिरिक्त जान भर देता था। बीजेपी को सिद्धांत नहीं, सत्ता प्यारी है। उसे लोकतंत्र की नहीं, अपनी सरकार बचाने की परवाह है। 60 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते लोग बाग तजुर्बेकार हो जाते हैं, बुद्धि का भंडार हो जाते हैं या फिर सठिया जाते हैं। हमारे नेताओं के साथ क्या हुआ पिछले 60 साल में, हमारी राजनीति के साथ क्या हुआ? विनोद दुआ एक निडर पत्रकार थे। वो तीखे सवाल पूछने में जरा भी हिचकते नहीं थे। ये काम उन्होंने दूरदर्शन के डरे हुए दौर में भी किया और इस मौजूदा दौर में भी, जब सत्ता से सवाल पूछना आसान काम नहीं रह गया है। वो सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ थे और अपनी तरह के अनूठे राष्ट्रवादी थे। विचारों को लेकर समझौता करते उन्हें देखा नहीं गया। जायका इंडिया का। राजनीति और रोजमर्रा की खबरों से इतर उनका कार्यक्रम जायका इंडिया का बेहद लोकप्रिय रहा, जिसमें वो देश के अलग अलग राज्यों में घूमते हुए बड़े ही रोचक ढंग से वहां के व्यंजनों के बारे में बताया करते थे। प्याज की चटनी बहुत उम्दा और ये मिर्च की बज्जी। इस साल अप्रैल में खबर आई कि विनोद दुआ कोविड की चपेट में आ गए हैं। उनकी पत्नी पद्मावती चिन्ना भी, जो एक डॉक्टर भी थीं और बड़ी अच्छी गायिका भी। इस संगीतमय जोड़ी का एक सुर तभी टूट गया था जब चिन्ना ने विनोद से विदा ले ली थी। अब विनोद भी कई महीने तरह तरह की जटिलताओं से लड़ते हुए चले गए। उनके साथ निर्भीक पत्रकारिता की परंपरा की एक अहम कड़ी टूट गई है। सख्त और जरूरी सवाल पूछने वाला एक पत्रकार चला गया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार से बातचीत के लिए 5 सदस्यों का एक पैनल बनाया है। इस पैनल में बलबीर सिंह राजेवाल, गुरनाम सिंह चढ़ूनी, युद्धवीर सिंह, अशोक धावले और शिव कुमार कक्का शामिल हैं। ये किसान नेता हिम्मत सिंह ने एनडीटीवी से बातचीत के दौरान बताया कि कल रात गृह मंत्री अमित शाह ने बलबीर सिंह राजेवाल और युद्धवीर सिंह से बात की थी। गृह मंत्री ने कहा कि वो किसानों के मुद्दे पर सकारात्मक बातचीत चाहते हैं। आंदोलन खत्म करने पर 7 दिसंबर को होने वाली बैठक में अब आगे फैसला लिया जाएगा। 7 तारीख को होगी, यहाँ पे ही होगी 11-12 बजे। एसकेएम ने तय किया यहाँ पे मीटिंग में, वो जो 5 लोग तय किए हैं, एक कमेटी निर्धारित की, वो कमेटी भारत सरकार से बातचीत करेगी। वो ऑथेंटिक रूप से ऑथराइज कमेटी एसकेएम की है और अगली जो मीटिंग
एसकेएम की यहाँ पे होगी वो 7 तारीख को होगी, यहाँ पे ही होगी 11-12 बजे के आसपास का उसका टाइम रखा गया है। और 2 दिन में जो भी सरकार इनसे बातचीत करके अपना एजेंडा साफ करना चाहती है, वो पूरे देश भर के मुकदमे हैं। हमारे केसेस का इशू काफी फोकस हुआ है। सभी किसान संगठनों के नेताओं ने कहा कि जब तक केस एक किसान के ऊपर भी है हम नहीं लौटेंगे। तो कल हरियाणा के सीएम से बात हुई है, लेकिन अभी मसला अधूरा है। आज यूपी से भी कोई फोन आया है शायद किसी अधिकारी का, वो भी सोच रहे हैं मुद्दों को रिजॉल्व करने के लिए। 5 लोग जो हैं सरकार के साथ बातचीत करेंगे, लेकिन फैसला यहाँ आके ही होगा, बड़े एसकेएम की मेन बॉडी जो है उसकी मीटिंग। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर देश के हर कोने में सतर्कता बरती जा रही है, लेकिन चिंता की बात यह है कि कर्नाटक में 2 लोगों में ओमिक्रॉन का संक्रमण पाए जाने के बाद अब गुजरात में तीसरे संक्रमित मरीज के मिलने से चिंता बढ़ गई है। यानी अब देश में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के तीसरे केस की पुष्टि हो गई है। गुजरात के जामनगर में ये संक्रमित शख्स मिला है। जिम्बाब्वे से जामनगर लौटकर ये शख्स आया था और संक्रमित पाया गया है। जामनगर में से मिला है, वो ओमिक्रॉन वेरिएंट में पॉजिटिव मिला है। उसके हिसाब से उसको आइसोलेट किया गया है, उसके ऊपर हम नजर रख रहे हैं। जहां वो रहते थे वहां पर जो है हमने माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया है, और इस हिसाब से हम जो हमको प्रिकॉशन लेने हैं और सूचना जो मिली हुई है उन सब का पालन करते हुए हम लोग उस एरिया को घेर कर उसमें लोगों को उनकी टेस्टिंग, उनकी ट्रेसिंग और जरूर पड़ेगी तो ट्रीटमेंट, ये सब किया जाएगा। आम आदमी पार्टी के विधायक राघव चड्ढा ने आरोप लगाया है कि पंजाब के मुख्यमंत्री के क्षेत्र में अवैध खनन हो रहा है। आम आदमी पार्टी के विधायक राघव चड्ढा ने मौके पर पहुंचकर यह दावा किया। अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट कर कहा कि मुख्यमंत्री चन्नी के हलके में इतनी बड़ी रेत चोरी क्या बिना संरक्षण या साझेदारी के संभव है। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि कई लोगों ने आरोप लगाया कि चन्नी साहब सबसे बड़े रेत माफिया हैं, लेकिन मैंने यकीन नहीं किया। लेकिन क्या अब कांग्रेस उन पर कार्रवाई करेगी? इस समय हम पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी साहब के हलके श्री चमकौर साहब के जिंदापुर पिंड में खड़े हैं, और इस पिंड में सरेआम नाजायज इलीगल रेता माइनिंग चल रही है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं दरिया है, रेता निकाला जा रहा है और पानी हटाकर उस रेते को पोकलेन जेसीबी में भरकर ले जाया जा रहा है